कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। एपिसोड नंबर 25 में आप सभी का स्वागत है। रखना भरोसा खुद पर, रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने मत देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने मत देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर, हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में। रखना नजर अपनी मंजिल पर, तुम रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कभी भटकने मत देना। तुम रखना नजर अपनी मंजिल पर। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। और सबसे पहले तो उत्कर्ष परिवार के उस हर स्टूडेंट का दिल से आभार जिन्होंने ये सबके सामने कहा कि हाँ उत्कर्ष का मैनेजमेंट, उत्कर्ष की टीम सर्वश्रेष्ठ टीम है, उत्कर्ष का मैनेजमेंट ने हमारी खूब सहायता की। उसके लिए आप सभी का दिल से आभार। मतलब सच बता रहा हूँ कि कल से जो एक अलग तरह का मानसिक तनाव सिर के ऊपर था कि एक तो घटना हुई, घटना के बाद में सभी बच्चे सुरक्षित आ गए, उससे थोड़ी बहुत तसल्ली दिल को मिली। लेकिन होता क्या है कि मतलब वो ऐसी घटना थी, दुर्घटना थी वो, ना घटना नहीं थी, दुर्घटना थी वो आपकी, जिसपे हमारा भी कोई बस नहीं था। और लेकिन उसको ऐसा माहौल बनाया गया, राजनीति के ऊपर उसको ऐसा गलियारों में ले जाया गया। लेकिन बच्चों ने अंत में कमान संभाली और बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारी कोचिंग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारी कोचिंग के साथ हम लोग खड़े हैं। दिल से बता रहा हूँ आपको, आप सभी का दिल से आभार जो आपने ये प्यार दिया। मतलब दिल को ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब कि कभी कभी लगता है ना कि यार कि हम पढ़ा तो रहे हैं पर हो क्या रहा है ना, क्या हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। वो लगा हमको देखकर कि हाँ हमारा जो परिवार है वो हमारे साथ खड़ा हुआ था आज। तो सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया, जिनको भी लगा कि हाँ जो उत्कर्ष को अंदर से जानते हैं वो पहचानते हैं उत्कर्ष को कि उत्कर्ष क्या है। बाकी के लिए कुछ भी हो सकता है उत्कर्ष, बाकी के लिए कोचिंग भी हो सकता है उत्कर्ष, बाकी कुछ भी कर सकते हैं लोग जो है, पर आप जानते हैं कि ये तुम्हारा परिवार है और तुमने ये बनाया है, तुम्हारे कारण हम लोग हैं। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा। बाकी बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैंने जैसे कहा था आपसे कि हमारी क्लास नहीं रुकेगी, तो मैंने सुबह भी क्लास ली थी, मैंने दोपहर में भी क्लास ली थी, और मैं अब भी आपकी क्लास ले रहा हूँ ना। तो क्लास लगातार चलती रहेगी आपकी, तो चिंता मत कीजिएगा। हमारा पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है चीज़ों को दुरुस्त करने में। वापस से जल्द ही जयपुर में जो उत्कर्ष की जो भी क्लासेज हैं जल्द से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भी पूरा सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें, नगर निगम का भी सहयोग करें,
और जो कमियां अगर हम में हमारे अंदर भी कोई कमियां हैं तो हम उन्हें दूर करें, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो। ये भी हमारा पूरा पूरा कर्तव्य है और हम उस पर अडिग खड़े हुए हैं, चिंता मत कीजिए ना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज गौरव एक्सप्रेस बैच का अंतिम एपिसोड रहने वाला है। क्लास नंबर 25 आज आप सभी के सामने आने वाली है और माना कि वो जो डेली आपका एपिसोड था वो अब समाप्त हो जाएगा। आज जो है ये बैच आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा, पर आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आऊंगा, जिससे आपको और तैयारी मजबूत हो, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, चलिएगा। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है ना। हार कैसे मान लूं जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। चलिए, स्पेशल एपिसोड नंबर 25 आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना। एटना इटली, फ्यूजामा जापान, पोपा म्यांमार, काकातोवा मलेशिया। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एटना की बात करूं आपसे तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पर, आपके इटली के अंदर ना। एटना और आपके स्ट्राम्बोली और विसुवियस तीनों कहाँ पर है, इटली के अंदर। मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो फ्यूजिमा की बात करूं आपसे तो ये कहाँ पर आपके, तो फ्यूजिमा आपका कहाँ पर, आपके जापान के अंदर। कहाँ सो, जापान के अंदर, ठीक बात है आपके। तो पोपा पूछूं आपसे कहाँ पर, सो पोपा जो है आपके म्यांमार के अंदर है ना, म्यांमार, ठीक बात है। क्राकातोआ पूछूं आपसे कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर और भी ज्वालामुखी जैसे कि माउंट मेरापी है ना, इसके अलावा माउंट सिनाबुंग है ना। तो माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, ये ज्वालामुखी भी कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना। इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ में सर्वाधिक लगती है, आपको ये सवाल बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि किसकी स्थलीय सीमा जो है वो भारत के साथ में सर्वाधिक लगती है। यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश कौन सा है, यहाँ पर देश आपका नेपाल, यहाँ देश कौन सा है, भूटान, यहाँ पर देश कौन सा है, नल्ला पाकिस्तान, यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश आपका हो गया चाइना। ठीक है, यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश हो गया आपका म्यांमार। कौन सा हो गया, म्यांमार। यहाँ देश कौन सा है, यहाँ देश आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये आप सभी के सामने इसकी बाउंड्री यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे, सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है यहाँ पर, तो ये बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर जो है ये इसकी बाउंड्री, आपको ध्यान रखना है। कितना है, 4096 कुल इसकी बाउंड्री है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ कौन सा राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ राज्य कौन सा हो गया, मेघालय। ठीक है, यहाँ राज्य कौन सा हो गया, असम हो गया ना, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ पर मिजोरम। तो जो बांग्लादेश है इससे बाउंड्री बनाने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गया, इसके अलावा मेघालय हो गया, इसके अलावा असम हो गया, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा मिजोरम हो गया। ठीक है, सर्वाधिक बाउंड्री भी किसी की है, इसी की सर्वाधिक बाउंड्री है 4096 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पाकिस्तान पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों पाकिस्तान पूछा आपसे, यहाँ पर आपके यहाँ से गुजरात हो गया, यहाँ से राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपका पंजाब हो गया, और यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पर आपका लद्दाख हो गया। ठीक है, तो 3 राज्य इसके अंदर होते हैं, एक तो गुजरात है, एक आपका राजस्थान है, एक पंजाब है, ये 3 राज्य प्लस 2 यूटी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके नेपाल की बात करूं आपसे, यहाँ पर नेपाल। ठीक है, यहाँ दोस्तों उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश, आपके यहाँ से बिहार, दोस्तों बिहार हो गया, यहीं पर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और यहाँ पर आपका सिक्किम हो गया। कौन कौन हो गए, तो लिखिएगा, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा बिहार हो गया, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। ये 5 राज्य नेपाल की बाउंड्री। ठीक है, दोस्तों चीन पूछूं आपसे, यहाँ साथियों चीन दोस्तों ना, लद्दाख आपके हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपके, और सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। ठीक है, तो लिखिए लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम और आपके अरुणाचल प्रदेश आपके सामने यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बांग्लादेश हमारा ठीक दोस्तों आंसर है। यहीं पर थोड़ी सी बाउंड्री किसके साथ लगती है आपके, यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, ध्यान रखना ना। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। देखिए जिब्राल्टर जल संधि, आपके मलक्का, बेरिंग और पाक, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। आपको बताना है यहाँ पर कि इन चारों में से आपके संधि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी। देखो श्रीलंका भारत के बीच पूछूं आपसे कौन सी है, तो पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर डी आप जानते हो, ये श्रीलंका और किसके बीच है, भारत के बीच में, ठीक है। सो जिब्राल्टर पूछूं आपसे, याद करो आपके, अरे एंट्री ऑफ आपके मेडिटेरियन से लिखना, जो भूमध्य सागर है इसकी कुंजी कौन सी है, तो जो भूमध्य सागर है इसकी जो कुंजी है उसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि आपको छापना, इसकी कुंजी का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों मलक्का जल संधि पूछूं आपसे, ये कहा दोस्तों आपके, दोस्तों मलक्का पूछूं आपसे, ये कहा दोस्तों आपके सुमात्रा और मलेशिया के बीच में संधि कौन सी है, वो मलक्का जल संधि आपको ध्यान रखना है, सुमात्रा और मलेशिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों आपके सुमात्रा, जावा, ये सारे द्वीप दोस्तों आपके, और यहाँ पर ऐसे आपके यहाँ मलेशिया है, यहाँ सुमात्रा है, इनके बीच संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि है, ठीक है। अगर तो बेरिंग जल संधि पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके रशिया, रूस और साउथ और आपके नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का है इसके बीच संधि कौन सी, बेरिंग जल संधि है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाँ अरे ब्रह्मास बैच वालों रुक जाओ एक बार ना, पहले ध्यान दो, 25 सवाल के ऊपर ध्यान दो, फिर तुम्हारी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है, हरिद्वार में होता है, कर्णप्रयाग में होता है, जोशीमठ में होता है, देवप्रयाग में होता है, चार आपके सामने स्थान है। आपको बताना है कि इन चारों में से कहाँ पर भागीरथी और जो अलकनंदा है इनका दोस्तों संगम होता है, ठीक है। देखो ये जो आपके प्रयाग होते हैं, ये प्रयाग आपको एग्जाम में सवाल पूछ ही लेता है दोस्तों ना, कि देव प्रयाग, सो देव प्रयाग पूछता है यह किसके बीच में दोस्तों ना, देव प्रयाग जो है यह किसके बीच में सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। आनंद प्रयाग जो है यह कौन सी दो नदियों के संगम पर है, यह सवाल भी आपसे एग्जाम वाला पूछता है दोस्तों ना। कर्ण प्रयाग जो है यह कौन सी दो नदी के संगम पर है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। रुद्र प्रयाग जो है इसका संगम कौन सी नदी पर है, ये सवाल पूछता है, ठीक है। और अपना विष्णु प्रयाग जो है ये सवाल दोस्तों पूछता है, और एक हमारा प्रयाग, सो प्रयाग सो एक हमारा प्रयागराज जो है ये सवाल भी आपके सामने आता है। देखिए सबसे पहले सो देव प्रयाग पूछूं आपसे, सो देव प्रयाग किसके बीच में, तो जो सवाल पूछा गया आपके कि भागीरथी प्लस अलकनंदा जो है ये आपका देव प्रयाग हो गया, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है इनके बीच में देव प्रयाग में संगम होता है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। आनंद प्रयाग पूछूं आपसे, सो नंदाकनी, नंदाकनी और अलकनंदा के बीच कहां पर होता है, नंदाकनी प्लस अलकनंदा के बीच में नंद प्रयाग में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो इसकी सारी ट्रिक्स भी होती है ना, अब मैप भी इसका सारा होता है, ठीक है। जब आप बैच के अंदर पढ़ते हो या फिर जब आप जो है अलग से इसको पढ़ते हो तो वहां पर ट्रिक भी बताते हैं आपको, इसका डायग्राम भी बताते हैं, पर यहाँ पर हम केवल पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैं केवल आपके सामने सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर। बाकी कभी मौका मिलेगा तो अलग से नदियों के बारे में पढ़ाकर आपको इसकी ट्रिक और इसका मैप जो है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। दोस्तों कर्णप्रयाग पूछूं आपसे, यह किसके बीच में दोस्तों आपके, तो कर्णप्रयाग याद करो किसके बीच में, पिंडारी और अलकनंदा, किसके बीच में, पिंडारी जो है और अलकनंदा जो है इसके बीच में कर्णप्रयाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने रुद्रप्रयाग पूछूं आपसे, यह किसके बीच में आपके, तो मंदाकिनी। देखो अलकनंदा नदी तो आपके लगातार चल ही रही है ना, तो मंदाकिनी प्लस अलकनंदा जो है वो आपका रुद्रप्रयाग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो विष्णु प्रयाग पूछूं आपसे, अलकनंदा वहां पर चल रही है तो ना, धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा प्लस आपके अलकनंदा जो है आपके इसके बीच में विष्णु प्रयाग, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और प्रयागराज पूछूं आपसे, गंगा प्लस यमुना छापना, ये प्रयागराज आपके सामने प्रयाग हो गया, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा वाला कौन सा, देव प्रयाग होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, भागड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध है, टिहरी बांध है ना, इन चारों में से कौन सा बांध है, हीराकुंड, भागड़ा बांध, सरदार सरोवर, टिहरी बांध दोस्तों ना। देखिए चार क्वेश्चन आपके सामने, सर मैं चांद से क्लास ले रहा हूँ, चलो अच्छी बात है, तू लेता रहे क्लास, ठीक है। हाँ सरस्वती भी है दोस्तों,
गंगा यमुना सरस्वती भी है, बिल्कुल सीधी बात है। त्रिवेणी है, तीनों का संगम है यहाँ पर। सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है दोस्तों ना, सबसे ऊंचा पूछूं, देखो सबसे लंबा पूछे आपसे कौन सा है, वो हीराकुड बांध है, ठीक है। ये सो हीराकुड है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सो ये आपके हीराकुद होता है ना, हीराकुद बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हीराकुद बांध है, ये आपको नोट करना है ना। कहाँ पर है ये आपके, ये ओडिशा के अंदर, ठीक है। ओडिशा में भी कहाँ पर है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और किस नदी के ऊपर है, महानदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे लंबा ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने सो टिहरी बांध पूछूं आपसे, कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में, ठीक है। नदी सो कौन सी आपकी, तो भागीरथी जो नदी है इसके ऊपर टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरदार सरोवर दोस्तों बांध पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, ये आपके गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। और इस पे नदी कौन सी है आपके, नर्मदा नदी आपको छापना है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, भागड़ा बांध नदी कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके सामने है, भागड़ा बांध की नदी कौन सी है, ठीक है। चलिए, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश के अंदर, सवाल आपके सामने कालीबंगा है, लोथल है, आलमगीरपुर है और आपका हुलास है। इस पे भाई साहब पेन टपक गया, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सवाल है ना। 4 स्थान है, कालीबंगा, लोथल, आलमपुर, हुलास। मतलब 2 स्थान तो है ही है वैसे ना, क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन में 2 से कम तो ऑप्शन है ही नहीं। अब बताओ भाई साहब दोस्तों कौन सा है। अच्छा, जो नहीं है उसको चेक करो दोस्तों आपके, क्या दोस्तों कालीबंगा है, तो नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर, कहाँ पर है, ये राजस्थान दोस्तों ना। लोथल है तो नहीं है, ये कहाँ पर आपके, लोथल गुजरात के अंदर, मतलब कि 1 और 2 दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो यह आंसर नहीं होगा दोस्तों, यह आंसर नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 ठीक आंसर होगा। मतलब आलमगीरपुर दोस्तों आपके है, इसे तो बोलते हैं आपके क्या, इसे बोलते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों का वर्तमान में सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा आपके, सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो है आपके आलमगीरपुर। देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा, वो कौन सा है आपसे, वर्तमान, मतलब कि हो सकता है अब भविष्य में ये और बढ़ जाएगा दोस्तों। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में कब से आया, ये बांध मध्य प्रदेश में कब शिफ्ट हुआ था, बता रसगुल्ला। हम तो सोच रहे थे आज तक आपके ये गुजरात के अंदर ही है, शिफ्ट हो गया क्या मध्य प्रदेश में, चलो अच्छी बात है, मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गया तो ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 3 और 4 इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है दोस्तों ना। अच्छा, नदी कौन सी है आपकी, ये नदी हो गई आपकी कौन सी, हिंडन नदी, कौन सी है, हिंडन नदी आपको ध्यान रखना है, इस नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंडन नदी के ऊपर ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 हो गया, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर नंबर 3 और 4 ठीक दोस्तों आंसर है। ये आलमगीरपुर और हुलास आपके 2 स्थान है, ठीक है, ये नोट कीजिएगा ना। अच्छा, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों ना, अरे यार ये ऊपर सही नहीं करवाया क्या, स्पेशल एपिसोड 24 ही लिखा हुआ है, इसको 25 कर लेना बेटा ना। महावीर का प्रथम शिष्य कौन सा था, ठीक है। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक और जमाली, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। महावीर, देखिए बेटा बात ऐसी है कि आपका पेपर आ रहा है, आप पेपर पे ध्यान दो, कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा आप उसको छोड़ो एक बार, आपका पेपर सिर के ऊपर, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं स्टूडेंट सबसे ये भी कह रहा हूँ कि आप तो बस सरकार से डिमांड करो, बार बार कहो, सबसे कहो कि हमारी कोचिंग वापस चालू करो, जिससे कि हमारी तैयारी दोबारा चालू हो सके, क्योंकि आपका पेपर सर पर है और ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा ना, बस उस पर ध्यान लगाओ, ठीक है। भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवर्क और जमाली, इन चारों में से कौन सा आपके, आप जानते हो जमाली है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। पर इन तीनों के बारे में भी जानना बनता है दोस्तों ना। देखो दोस्तों, भगवान महावीर कौन से नंबर के थे आपके, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, आप जानते हो दोस्तों ना। और सो जैन धर्म पूछूं आपसे दोस्तों, इसमें आपके 2 भाग दोस्तों हो गए थे आपके, एक हो गया दिगंबर दोस्तों ना, एक दिगंबर हो गया और एक हो गया श्वेतांबर, ठीक है। जो कपड़े नहीं पहनते हैं आपके, जो नग्न रहते हैं वो कौन से आपके, दिगंबर, ठीक है। जो कपड़े नहीं पहनते, जो नग्न रहते हैं वो दिगंबर होते हैं, और जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर, क्या बोलते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके। तो चावाक तो बड़ा खतरनाक था ना,
चाबार कहता है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। इन्होंने एक बार कहा कि चाहे तुम उधार लेके घी पियो पर जिंदगी में घी पियो। ये बोल रहा है कि चाहे उधार लेके घी पियो तुम लोग, पर घी तो पीना ही पीना है वैसे जिंदगी में ना। तो ये चावाक साहब ने कहा था कि चाहे उधार लेके घी पीना पड़े जिंदगी में, पर घी आपको पीना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, महावीर स्वामी पूछूं आपसे, तो महावीर स्वामी पूछे आपसे इनका आपके इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ है, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की है ना। अच्छा, आत्मीय सभा की, हाँ, इसे कहता है कि चाहे उधार लेके पीना पड़े पर घी तो तुमको पीना ही पीना है, ठीक है। हाँ, तो बताओ, केशव चंद्र सेन है, राजा राम मोहन राय है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो आत्मीय सभा पूछो, स्टार्ट करने वाला कौन है, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप जानते हो इनके बारे में, पावापुरी, ठीक बात है आपके। बाकी इनके बारे में आपको पता ही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले भी कौन थे आपके, वो भी यही थे आपके, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस नामक आयोग के द्वारा की गई, ठीक है। याद करो आयोग कौन सा है, यंग हिल्टन आयोग था, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए यह समिति तो पूछूं आपसे, टैक्स रिफॉर्म है ना, कभी सवाल पूछूं आपसे, टैक्स रिफॉर्म की कमेटी कौन सी है, कर सुधार जो है इसकी कमेटी कौन सी है आपके, वो है चलैया समिति, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। नरसिम्हा समिति पूछूं आपसे, आपके बैंकिंग रिफॉर्म है ना, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कमेटी कौन सी है आपके, नरसिम्हा समिति छापना, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कमेटी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यंग हिल्टन आयोग, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक दोस्तों ना, RRB, ठीक है। आज दोस्तों आप एक व्यक्ति को जानते होंगे दोस्तों, आपके बांग्लादेश में शेख हसीना जी के देश छोड़कर भागने के बाद दोस्तों वहां के युवाओं ने कहा था कि भाई हमारी सत्ता जो है वो मोहम्मद यूनुस को दोस्तों दी जाए आपके। मोहम्मद यूनुस जो है ना दोस्तों, मोहम्मद यूनुस जो आपके, वो यही है पूरे विश्व के अंदर रीजनल रूरल बैंक की स्थापना करने वाले कौन आपके, मोहम्मद यूनुस थे। और दोस्तों इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपके मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना करने वाले ना। अच्छा, ये रीजनल रूरल बैंक का अधिनियम कौन से वर्ष का है, 1976, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। RRB आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अधिनियम, देखो सवाल है अधिनियम का, RRB स्थापना किस वर्ष में हुई ये नहीं पूछा है, ठीक है। सवाल पूछे कि RRB की स्थापना कब होती है, तो वो होती है 2 अक्टूबर 1975 को ना, 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना है। दोनों सवाल अलग अलग है ना। RBI की स्थापना कब होती है, 2 अक्टूबर 1975 को। RBI का अधिनियम किस वर्ष में आता है, 1976 में अधिनियम आता है। दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष दोस्तों किया गया, ठीक है। और आपके अगर पूछूं आपसे इरडा ना, इरडा के बारे में बात करूं, आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी बात कर रहा है। इसका फॉर्मेशन जो है वो किस दोस्तों वर्ष में होता है, 2002 में, 1999 के अंदर, 2011 में, या 1995 के अंदर। सवाल आपके सामने से यहाँ पर, ठीक है। बताओ दोस्तों आपके दोस्तों कोठारी दोस्तों आयोग जो है, कोठारी जो आयोग आपके, ये कोठारी आयोग आपके एजुकेशन वाला था ना, एजुकेशन वाला था कोठारी आयोग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, इरडा जो है आपके, इसकी स्थापना किस वर्ष आपके, इरडा की स्थापना किस वर्ष में होती है। देखो इसका मुख्यालय खूब पूछता है एग्जाम में, कहां पर है, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल पूछो इसकी स्थापना किस वर्ष में होती है, 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके इंश्योरेंस क्षेत्र में रिफॉर्म करने के लिए कमेटी कौन सी बनती है, मल्होत्रा। देखो सारी कमेटी में आपको लिखा रहा हूं साथ के साथ में। बैंकिंग रिफॉर्म पूछूं आपसे, कमेटी कौन सी है, नरसिम्हन कमेटी है ना। टैक्स रिफॉर्म पूछो, कमेटी कौन सी है आपके, चलैया समिति है ना। बैंकिंग रिफॉर्म पूछो, कमेटी कौन सी है आपके, मल्होत्रा कमेटी, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों ना। जब तक आपको लिख के ना दे
कि बाबा साहेब जो अंबेडकर हैं उनके अनुसार कौन आत्मा है, तब तक आपको जो प्रस्तावना है उसी को आत्मा मानना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, उद्देशिका या प्रस्तावना ठीक आंसर। ठीक है, जब दोस्तों आपके अंबेडकर लिख दें यहाँ पे कि बाबा साहब अंबेडकर पूछूं आपसे, तो आर्टिकल नंबर 32 आपको ध्यान रखना है, ये संविधान की आत्मा है। क्योंकि दोस्तों इसके बिना संविधान में मौलिक अधिकारों का होना और नहीं होना सारे बेकार है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है आपके, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को आपको दिलवाने की गारंटी प्रदान देगा। उसके लिए वो 5 तरह का रिट जारी करता है, ये आप जानते हो। ठीक है, चलिए सवाल मैंने कहा सो उद्देशिका या प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी बात करूं, इसको कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया। ठीक है, कब स्वीकार हुआ ये, तो 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये किस केस में सामने आता है, केशवानंद भारती जो केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 वाला केस था, उसमें सामने दोस्तों आता है। ठीक है, इसमें एक बार संशोधन भी हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से आपके इसके द्वारा हुआ था, और आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता वर्ड को जोड़ दिया गया। ठीक है, हाँ अरे वो आज का इतिहास 2 दिन से दिमाग इतना खराब चल रहा है ना, क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, तो कल से आपका आज का इतिहास आएगा ना, चिंता मत कीजिएगा, कल से आपका जो आज का इतिहास वापस आएगा। टीम का भी दिमाग खराब था, हम मेरा भी खराब था, मन ही नहीं कर रहा था वीडियोज बनाने का। देखना आप कोई भी मेरा सोर्स नहीं आया होगा आपको पिछले 1 आध 2 दिन के अंदर जो है, बस क्लास तो मेरा दायित्व है इसलिए मैं ले भी रहा हूँ। क्योंकि जब तक सोच के देखो, आपका कोई बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा आपका हॉस्पिटल के अंदर होगा तो आपका मन कैसे लगेगा ना। तो वही दिमाग में बार बार घूम रहा है कि वो ठीक है या नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब आज भी इसी काम में लग गया पूरा दिमाग, है ना। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए 22 है, 12 है, 42 है, 32 है। ठीक है, देखो दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात करूं आपसे, इसमें भाषाएं कितनी है आपके, मूल संविधान में 14 थी, है ना, वर्तमान में कितनी है आपके, वर्तमान में 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, 8 भाषाएं कहाँ दोस्तों आती हैं आपके, तो पहली तो आती है आपके जो आपके 21वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा पहली भाषा आती है 1967 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाषा का नाम कौन सा है, सिंधी भाषा आती है, आपको नोट करना है। ठीक है, 71वां सो पूछूं आपसे, 71वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 1992 के द्वारा 3 भाषाएं आती है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर दोस्तों 92 आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके ये 2003 जो है, इसके द्वारा पूछूं आपसे, इसके द्वारा 3 भाषाएं आती हैं आपके, कौन सी आपके, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, है ना। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 लैंग्वेज हो गई। तो हमारा आंसर है कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 22 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, पंचायती राज संस्थानों को मान्यता किस अनुसूची में दी गई दोस्तों ना। देखो पंचायती राज संस्था की बात करूं आपसे, इसको मान्यता कहां पर मिलती है, जो 11वीं अनुसूची इसमें प्राप्त आपसे होती है आपके, और 73वां संविधान संशोधन था 1992 का। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है, 1992 का। सवाल पूछे भाई किस वर्ष में लागू होता है, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लागू इस वर्ष में होता है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है इसके द्वारा, जिसमें विषय कितने आपके, 29 विषय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के डीपीएसपी के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करने चाहिए, बताओ कौन सा होगा, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 43, चारों में से क्या आपका आंसर होने वाला, बताओ फटाक से छाप के बताओ, चारों में से क्या आंसर होने वाला है। तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, सुबह पढ़ा देंगे ना, चिंता मत कीजिए। ऊपर दिखा, ऊपर दिखा, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। बताइए, राज्य के डीपीएसपी के किस आर्टिकल के तहत
मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। कौन से आर्टिकल में बात लिखी हुई है दोस्तों ना? आर्टिकल देखो, आप किस किस को जानते हो, आप उसको काउंटर करो दोस्तों। आपके आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता, ये आप जानते हो, ये तो मैंने आपको उसको पहले भी लिखा सो। आर्टिकल 45 पूछूं आपसे, ये सो एजुकेशन वाला सो ना, हाँ सो आपके एजुकेशन दोस्तों वाला था आपके 6 वर्ष तक के जो बच्चे उनके लिए सो, 6 वर्ष तक के जो बच्चे आपके उनकी देखभाल करने के लिए जो था आपके वो आर्टिकल 45 दोस्तों ना। आर्टिकल 43 पूछो दोस्तों आपसे, यहाँ दोस्तों आपके सो निर्वाह मजदूरी सो, यहाँ मजदूरी और कर्मचारी की बात हुई ना। जो कर्मचारी है उसको एक घर चलाने के लिए उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, वो कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। आर्टिकल नंबर 42 हमारा ठीक आंसर है। मातृत्व अवकाश जो आपके, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ठीक है। मातृत्व अवकाश पूछो दोस्तों आपसे, मैटरनिटी लीव पूछूं आपसे, वो कहाँ पर है? आर्टिकल 42 में, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी किस समिति की सिफारिश पर गठित हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर आता है? के संतानम समिति, अशोक मेहता समिति, पी के थुंगन समिति और बलवंत राय मेहता समिति। 4 दोस्तों ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने पंचायती राज को पढ़ा हो, कभी पंचायती राज के बारे में कुछ भी अध्ययन दोस्तों किया हो, तो आपने वहां पर दोस्तों आपको वहां पर जो है आपके सो ये 3 कमेटी आपको मिलती हैं, अशोक मेहता कमेटी, पी के थुंगन कमेटी और आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। 3 कमेटी मिलती हैं। इनका संबंध किससे? इनका संबंध आपके पंचायती राज संबंधित आपको छापना है दोस्तों। ये कहता है दोस्तों आपकी, यह कहता है कि द्विस्तरीय क्या होनी चाहिए? द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। ये बोलता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए आपके सो, ये बोलता है। तो बाद में इसकी बात मानी जाती है। तो हमारा आंसर होगा संथानम कमेटी, हमारा आंसर है 1964। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, एसिटिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या है? ठीक है, जो एसिटिक अम्ल है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसी को साथ ही दोस्तों आप और मैं जर्नल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? आपके सिरका बोलते हैं क्या? इसी को आप और मैं जर्नल लैंग्वेज क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। आपके सिरके वाली प्याज सुना है दोस्तों आपने? वो रेड कलर की जो प्याज होती है, गोल गोल, आपकी सिरके वाली प्याज है ना, वही है, ठीक है। अच्छा, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कौन सा? आपके CH3COH, CH3COOH, CH3COCH3, CH2COOH। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। सवाल पूछा दोस्तों, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH छापना सो, ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है। HCOOH पूछूं आपसे सो, ये दोस्तों क्या आपके, ये दोस्तों क्या आपके, अरे HCOO दोस्तों H पूछे आपसे, ये क्या है दोस्तों? आपके छापना है, ठीक है। बताओ, CH3COOH पूछूं आपसे, ये एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब ये दोस्तों, ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल ना। लिटमस पत्र जो है जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब वो कौन से रंग का होता है? बताओ, हरा होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है, नीला होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हरा होता है, लाल होता है, बैंगनी होता है और आपके नीला होता है, ठीक है। गैस ट्रेजेडी, वाह डोपा वाह। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं तुझे ब्लॉक करवा दूं, फिर मेरा मन किया क्यों ही करवाऊं यार, कोई बात नहीं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बता, हरा, लाल, बैंगनी, नीला। किसी और दिन आना, आज मेरा मूड नहीं है, ठीक है। हरा, लाल, बैंगनी, नीला, बताओ दोस्तों। लिटमस पत्र आपके जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो दोस्तों। देखो, अगर दोस्तों वो अम्लीय दोस्तों हो जाए आपके, तो दोस्तों आपके अम्लीय दोस्तों होगा आपके, दोस्तों अम्लीय होगा तो वह साथियों आपसे, वह दोस्तों आपके, वह जो है आपके सो, वह नीले को लाल कर देगा ना, नीले को लाल करेगा तो अम्लीय होगा तो ना। और अगर वह क्षारीय आपके क्षारीय तो होगा, तो वह जो है आपके लाल को नीला कर देगा, ठीक है, लाल को नीला कर देगा। और अगर दोस्तों लिटमस पत्र का कलर पूछो आपसे कौन सा होगा आपके, तो पर्पल दोस्तों ना, पर्पल होता है, बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अगर अम्लीय होगा तो आपके नीले को लाल कर देगा, अनीला, ठीक है, अनीला ना, अम्लीय होगा तो। और अगर क्षारीय होगा तो लाल को नीला कर देगा, आपको ध्यान रखना है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो कोशिका है उसका स्टडी दोस्तों होता है आपके, देखो
साइटोलॉजी पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ सेल है ना, स्टडी ऑफ सेल या फिर कोशिका का जो अध्ययन आपके, वो साइटोलॉजी दोस्तों ना। हिस्टोलॉजी पूछूं आपसे, सो महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ना। हिस्टोलॉजी पूछूं आपसे, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, जो उत्तक जो होते हैं इनका जो अध्ययन होता है इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, महत्वपूर्ण सवाल है। स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है ये हिस्टोलॉजी कहलाता है, आपको छापना। सुनो, साइकोलॉजी आप जानते हो, साइकोलॉजी दोस्तों ना, और फिजियोलॉजी भी आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर एक साइटोलॉजी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर दोस्तों आपके पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? माइट्रोकॉन्ड्रिया आप जानते हो, सो भली बात है आपके सो दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, कैसो इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, आपको छापना सो इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। वहीं पर दोस्तों आपके यह संरचना इसके दोस्तों आपके, और यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर पूछूं आपसे दोस्तों उंगली नुमा संरचना जो होती है आपकी, अंदर वाली जो लेयर होती है उसको क्रिस्टी दोस्तों बोलते हैं आपके, और जो लिक्विड भरा होता है इसमें इसे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों डबल दोस्तों लेयर होती है आपकी, दोहरी परत वाला एक कोशिकांग होता है। और वही दोस्तों यहाँ पर जो ऊर्जा होती है आपकी, वो मुद्रा क्या है उसकी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मुद्रा इसकी आपके छापना। और यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों रेस्पिरेशन दोस्तों आपके, रेस्पिरेशन के द्वारा यहाँ पर आपके सो ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? ये बताओ भाई साहब, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक उल्टा है, आभासी सीधा है, आभासी उल्टा है, वास्तविक सीधा है? इसका आंसर छाप के बताओ, इनमें से कौन सा इसका आंसर होने वाला है? उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? सर जी आप इतना याद कैसे कर लेते हो, इतना याद कैसे कर लेते हो जाता है, कर कहाँ लेते हो ही जाता है। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। देखो लॉजिकल सवाल है ये, कोई है ना, ये कोई ऐसा मोटा भारी सवाल नहीं है तुम्हें लग रहा हो तो, ये बहुत आसान सवाल है। बताओ। देखो इसमें दो ऑप्शन तो अपने आप हट जाएंगे ना, कहीं तो तुक्का मार रहे हैं ऐसे, है ना। तुक्का दोस्तों मारने में तुम्हारी इतनी विद्वता है कि तुम जो तुक्का मारते हो वो गलत ही होता है। कमाल की बात ये और है कि तुम जो तुक्का मारते हो वो गलत ही होता है। देखो जहां भी दोस्तों आभासी वर्ड आएगा ना, जहां भी वर्चुअल वर्ड आएगा, वहां पर ऑलवेज सीधा ही आएगा। मेरी बात सुनना, जहां पर आभासी आएगा वहां पर सीधा आएगा, जहां सीधा आएगा वहां पर आभासी आएगा, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। जहां पर वास्तविक वर्ड आएगा, जहां पर रियल आएगा, वहां पर इमेज आपके इनवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। तो ये दो बातें तो फिक्स बात दोस्तों बात है। इसके अलावा तो कोई और ग्रुप बनेगा ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा तो कोई और ग्रुप बनेगा भी नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, आभासी और सीधा दोस्तों ना, आभासी उल्टा दोस्तों बने, ये संभव ही नहीं दोस्तों ना। कई लोग ऑप्शन नंबर सी ठोक रहे हैं, अरे डोपा ये संभव ही नहीं है, मतलब ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो ये काम कर दे ना, ये संभव नहीं है दोस्तों ना। और वास्तविक सीधा पूछूं आपसे, यह भी पॉसिबल दोस्तों नहीं है, ठीक है, यह भी संभव नहीं है, आपको छापना है। मतलब आंसर ए और बी में से ही आएगा दोस्तों, आंसर दोस्तों आपके सो ए और बी में से ही आएगा, इसके अलावा कोई और दोस्तों आंसर आपके आने वाला नहीं है। आंसर केवल ए और बी में से ही संभव है दोस्तों ना। दोस्तों उत्तर लेंस पूछूं आपसे, काम क्या है दोस्तों आपके, इसका दोस्तों काम होता है दोस्तों आपके, इसका दोस्तों काम होता है अभिसारी दोस्तों आपके सो कन्वर्ज करना दोस्तों ना, कन्वर्ज करना काम होता है इसका। मतलब कि दोस्तों इमेज आपके रियल बनने वाली है और उल्टी बनने वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, इमेज रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ये आपको छापना है। अभिसारी आपके दर्पण है, अभिसारी लेंस है, उत्तर लेंस, इमेज रियल और उल्टी बनेगी, ऑप्शन नंबर ए का आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों रोग होता है, ठीक है। विटामिन दोस्तों ए पूछूं आपसे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। आज तक कई तो ऐसे जो लेंस और दर्पण में कंफ्यूज ही बैठे हुए हैं कि है ना, कि गुरुजी लेंस वाला कौन सा है दोस्तों और दर्पण वाला कौन सा है, ठीक है। चलो एक दिन मुझे याद दिलाना, आप जो है एक आपकी सो पूरी क्लास जो है प्रकाश है ना, लाइट जो चैप्टर आपके, उसकी पूरी क्लास दोस्तों लगाते हैं आपकी प्रकाश की, जिसमें दोस्तों दर्पण, जिसमें लेंस
और प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों जिसके अंदर होंगी आपके, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश वाला। ये पूरी क्लास आपकी लेते हैं, एक दिन आपके 4-5 घंटे की क्लास होगी, जिसमें लाइट चैप्टर पूरा समझाएंगे आपको, इमेज बनती कैसे है, ठीक है। लेंस अलग है, दर्पण। अभी दोस्तों इतना समझ लो दोस्तों, आप सबसे जो आपके दर्पण होगा आपके, उसका उल्टा लेंस होता है, ठीक है। दर्पण का उल्टा लेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग दोस्तों होता है, ठीक है। रिकेट्स, विटामिन डी। रतौंधी पूछूं विटामिन ए, बंधता पूछूं आपसे विटामिन ई, बेरी बेरी विटामिन बी बन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर दोस्तों आपके, या फिर इसके अलावा साथ में बोलिए आपके नाइट ब्लाइंडनेस, और इसके अलावा एक रोग होता है आपके, उसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया ना। विटामिन बी5 का केमिकल नाम क्या है, बताओ भाई बताओ। पायरोडॉक्सिन, पेंटाथेनिक अम्ल, नियासिन, राइबोफ्लेविन। ये भी खेल दिमाग का ही है ना, ये भी खेल कोई याद करने वाला नहीं है, ये भी सारा खेल दिमाग का है। बताओ विटामिन बी5 का केमिकल नेम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी, चारों में से क्या आंसर आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। गुरुजी कोरोना पर कुछ बोलिए, गो कोरोना गो, गो 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 कोरोना गो, बस ठीक है। चल बता, कलर ब्लाइंडनेस किस में आता है। सो कलर दोस्तों ब्लाइंडनेस आपके जो है, इसको वर्णांता कहते हैं, एक आपके जेनेटिक्स रोग है ना, आनुवांशिक रोग होता है आपके, करण आपके, जो कि महिला जिसकी वाहक होती है। अगर आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों कोई भी एग्जाम में मेडिकल देने आप जाते हो तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो बताओ, ए बी सी डी, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। अरे बहुत दोस्तों आसान खेल है। जैसे दोस्तों आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको दोस्तों आपके साइंस में क्या बोलते हो आपके, सो इसको साइंस में दोस्तों बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं मैथ। कार्बन 1 है तो दोस्तों मैथ है ना, कार्बन 2 है तो उसको बोलते हैं आपके एथ, ठीक है। मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, पेंट, पेंट हेक्स, हेक्ट ऑक्ट नॉन डेक है ना। तो 1 मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट। तो 5 पेंट दोस्तों ना, 5 पेंट। तो पेंटाथेनिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेंटाथेनिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। पेंटाथेनिक अम्ल विटामिन बी5 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेंटाथेनिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी तरफ से दोस्तों आपके लिए ये मेरी जो सीरीज है आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। गौरव एक्सप्रेस बैच सीरीज समाप्त होती है। 21 तारीख को एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है, और शाम को 8 बजे क्लास दोस्तों होने वाली है। 21 तारीख को शाम को 8 बजे आपके संविधान में जितने भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं आपके, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लाइन से मैं आपको जो है सारे के सारे आर्टिकल एक क्लास के अंदर 21 तारीख को, दिसंबर के महीने में 21 तारीख को पढ़ाने वाला हूँ। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके हो सकते हैं जिनका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप में से वो हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने 25 की 25 क्लास पूरी ली है। आप में से इतने बच्चे कौन कौन से हैं जिन्होंने 25 की 25 क्लास मेरी पूरी अटेंड करी है, जो कि गौरव एक्सप्रेस बैच के अंदर हुई है, ठीक है। ऐसे बच्चे कौन कौन हैं जो कि 25 की 25 क्लास पूरी की पूरी अटेंड कर चुके हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। 25 की 25 क्लास पूरी अटेंड कर चुके हैं, ऐसे बच्चे कौन कौन हैं। जयपुर घटना के बारे में कुछ बोलिए, नहीं बोल रहा, ठीक है। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, पूरी फिल्म बना दो तो कह दो, हर 5 मिनट कुछ बोलिए, जय माता दी, ठीक है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, देखो 25 क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किए कोई बात नहीं, 25 का दोस्तों मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ना, जिसमें आपको सारी की सारी क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है ना, 25 की 25 की पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप में मिल जाएगी। उत्कर्ष ऐप में जाना, गौरव एक्सप्रेस वे सर्च करना, फ्री में उसको लाइब्रेरी में ऐड कर लेना, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। जब भी आपका मन करे देखने का पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन वाली दोस्तों बात नहीं है। अच्छा किसको ये 25 क्लास पढ़कर दोस्तों अच्छा लगा, आप में से कौन कौन सा आपके दोस्तों, मैं आपको हर बार 25 सवाल कराता हूँ दोस्तों, आपके 25 क्लास मैंने कराई है लगभग दोस्तों। मैंने आपको
600 प्लस सवाल करा दिया ना, 600 प्लस मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप जानते हो कि मेरे एक क्वेश्चन में, मेरे एक क्वेश्चन के अंदर 5 सवाल दोस्तों अलग से होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। तो मैंने लगभग दोस्तों आपको लगभग आपके 3000 क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू के रूप में आपको करवा दिए इस क्लास के अंदर। इस सीरीज के अंदर इतने सवाल मैंने आपको लगभग पढ़ा दिए, इतने फैक्ट मैंने आपको जो पेपर में पूछे गए हैं वो मैंने आपको लिखा है। आप निश्चित मान के चलना, जब भी आपका एग्जाम हो इन 25 क्लास को पढ़ के जाना, 4 5 10 सवाल आपको इन 25 क्लास से निश्चित मिलने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे शाम को 8 बजे ना, क्योंकि अब तो मुझे आदत हो गई है आपको पढ़ाने की, शाम को 8 बजे आपकी आदत हो चुकी है मुझसे पढ़ने की। अब दोस्तों एक काम करेंगे, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक बड़े परेशान दोस्तों करते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया दोस्तों ना, इंडेक्स हो गया, ये आपको खूब परेशान दोस्तों करता है, ठीक है। युद्ध अभ्यास हो गया, ये भी आपको खूब परेशान करता है, ठीक है। दोस्तों इंडेक्स है, दोस्तों युद्ध अभ्यास है, ऐसे टॉपिक आपको खूब परेशान करते हैं। अभी आप क्लास खत्म होने के बाद में कुछ टॉपिक्स के नाम लिखना जो आपको खूब परेशान करते हैं जीके जीएस के अंदर, ऐसे 2 4 5 टॉपिक के नाम आप लिख देना, ठीक है। हम उनकी क्लास अब लेने वाले हैं आपके सामने, जिससे कि आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको परेशान करते हैं उसका कंटेंट मैं आपको एक साथ यहीं पर लिखा दूं, जिससे कि पेपर में आपको फायदा हो सके, ठीक है। ये सूचना मेरी तरफ से आपके लिए। अगला पॉइंट दोस्तों, जिनका ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच आपके एक्सपायर होने वाला, चिंता मत कीजिए, आपकी 31 तारीख को दोस्तों, आपके 31 दिसंबर को एक बड़ी क्लास होने वाली है, जिसमें मैं 1 जनवरी से लेकर के और 30 दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स होगा, इसके पूरे का सूपड़ा साफ करने वाला हूँ। पूरा साल आपके सामने दोस्तों आने वाला है, 31 तारीख को आएगा, ठीक है। यहीं पर मेरी तरफ से आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र 3.0 आने वाला है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र 3.0 आने वाला है, और आपको जानकर, आपको सुनकर मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि जब मैं बैच अनाउंस करूंगा और जब मैं इसमें बताऊंगा क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इसके अंदर, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाने वाला हूँ इसमें, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच के अंदर जो है। और 31 तारीख को जो बच्चा मेरे साथ रहेगा उसको ये बैच जो है मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। और जो ब्रह्मास्त्र 2 मेरे वाले जो मेरे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर जो है सहूलियत मिलने वाली है। हाँ, वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं शुरुआत में ही कह रहा हूँ आपसे, वैलिडिटी में एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, वो मैं अभी कह रहा हूँ आपसे। हाँ, ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच मेरा आने वाला आप सभी के लिए। बाकी करंट अफेयर्स की एक बुक आने वाली, जिसमें 2023 का करंट अफेयर्स भी रहेगा और 24 वाला भी रहने वाला, दोनों रहने वाले, ठीक है। तो ये सूचना आपके लिए, 25 क्लास की पूरी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। मैंने पूरा प्रयास किया इस बैच में आपको पढ़ाने का। बाकी आप टॉपिक के नाम लिख देना, 4 5 जो टॉपिक आपके हों, और एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ 31 तारीख से आपके लिए। दोस्तों आपको एक ऐसी चीज जो शायद आप ना तो पढ़ना पसंद करते हो, मतलब आप करना चाहते हो वो काम पर आप कर नहीं पाते हो दोस्तों, आपके वो होता है मैपिंग, है ना। दोस्तों मैपिंग ऐसा काम है आपके जिसकी दोस्तों पकड़ मैप के ऊपर होती है ना। वर्ल्ड मैप के ऊपर जिसकी पकड़ होती है, और इंडिया मैप के ऊपर जिसकी पकड़ दोस्तों होती है, जिसको पता है कि ब्राजील कहाँ पर, जिसको पता है कि ये आपके चिक्विकमाटा स्थान कहाँ पर, जिसको पता है कि यार ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, ये कौन सी साइड में है, उत्तरी साइड में, पूर्वी में है, पश्चिमी में है, जिसको ये सारी बातें तो पता होती है ना, उसको करंट अफेयर्स पढ़ने का दोस्तों अलग आनंद आता है, उसको अखबार पढ़ने का अलग आनंद आता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके इंडियन ज्योग्राफी आपके होती है, उसका जो मैपिंग होता है, तो वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप दोस्तों आपके ये दो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनकी खोपड़ी में छेद करने जा रहा हूँ, 31 तारीख को तैयार रहना। वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप के लिए आपके लिए स्पेशल कुछ होने जा रहा है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच के अंदर, ठीक है। आपके लिए पीवाईक्यू, आपके लिए वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, आपके लिए स्टैटिक, आपके लिए पूरा जीके जीएस, सब कुछ लेकर आ रहा हूँ ब्रह्मास्त्र 3.0 के अंदर। खूब जम के मेहनत करूंगा, वैसे मैंने ब्रह्मास्त्र 1 में भी की थी, 2 में भी की थी, दोनों में जम के मेहनत की थी। ब्रह्मास्त्र 3 के अंदर भी खूब मेहनत करने वाला हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मतलब कीमत ना के बराबर उसकी होने वाली है, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। ये मेरा वादा रहा कि उसकी कीमत जो होगी वो ना से कम रहने वाली है। एक दिन का 1 रुपए से कम कीमत रखूंगा, ठीक है। अब इससे कम तो क्या ही करूंगा ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना। मैं फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। बाकी मिलते रहेंगे आपसे। आपको पढ़ाकर अच्छा लगा इस बैच के अंदर, शायद आपको भी मुझसे पढ़कर अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
पूरी पीडीएफ आपको ऐप में उपलब्ध है, जब भी आपका मन करे देखने का देख लीजिएगा। आपकी कोई और इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कोई समस्या हो तो भी कर सकते हो। आपको कैसा लगा इस बैच में पढ़ के तो बता सकते हो मुझे आप बैच के अंदर। बाकी हम प्रयास करते रहेंगे आपके लिए, आपका इतना विश्वास हमारे ऊपर है, हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे ना। जय हिंद।